बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम अल्लाहुम्मा सल्ली अला आले मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वेलकम टू स्ट्रेट फॉरवर्ड विद तलहा जतोई। यकीनन अज खां सभिनीनि खां वॾी जी ख़बर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ का जुड़ियल आहे। असांखे ख़बर आहे कि पेशावर हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जे फ़ैसिले खे ओवर रूल कंदे जेका डिसीजन ॾिनी आहे हुन खां पोइ बल्ले जो निशान पीटीआई खे वापसि मिली वियो। हिन खां अॻु में कि मां वधीक तव्हांखे ॿुधाइणु चाहींदुमि कि अॼु मौजूदा चेयरमैन पीटीआई गौहर ख़ान साहब छा स्टेटमेंट ॾिनी, ॿुधो। इस केस में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है, लगता है जिस तरह के वो मुखालिफ हैं। ये नहीं लगता कि जिस तरह वो एक मुनसिफ के तौर पे उन्होंने फैसला किया। उसके अलावा अदालत ने बड़ी बार पूछा कि आपकी 170 से ज़्यादा जमातें हैं, आपने कौन सी जमात इस पीटीआई के अलावा किस जमात के ख़िलाफ़ ऐसी कार्रवाई की कि आप आपकी स्पेशल पार्टी है, इसलिए हम आपको इतना गौर से देख रहे हैं। ज़ाहिर अगर अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि ये ऑर्डर सस्टेनेबल नहीं है, हमें कभी उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि नेक्स्ट डेट पे इंशाल्लाह ये ऑर्डर ही ख़त्म हो जाएगा और हम कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। हाँ यकीनन 2 रुकनी बेंच ठाहे छॾी आहे पेशावर हाई कोर्ट, जेको मोकलनि खां पोइ जेका पहिरियों ॾींहुं ईंदो उन ते समाअत कंदी ऐं फ़ैसिलो कंदी कि पीटीआई जो मुस्तक़बिल छा आहे, बल्लो बैलेट पेपर ते हूंदो या न हूंदो। बट एज़ ऑफ नाउ अॼु जे ॾींहं जे हिसाब सां बल्ले खे लीगल लेजिटिमेसी मिली वई आहे पेशावर हाई कोर्ट जे डिसीजन खां पोइ। ऐं हाणे इलेक्शन कमीशन खे बि चयो वियो आहे कि जेकी तयारियूं पियूं थियनि हुन में बल्ले खे कंसिडर कयो वञे पीटीआई लाइ। यकीनन ये तमामु वॾी डिसीजन आहे हिकिड़े अहिड़े वक़्त ते जॾहिं पीटीआई जे लाइ मुश्किलात घटि कोन थियूं थियनि। असांखे ख़बर आहे कि शाह महमूद कुरैशी जेके ज़मानत मिली चुकी आहे सुप्रीम कोर्ट खां, पर तॾहिं बि उहे साइफ़र केस में आज़ादु कोन था थी सघनि। जेके लेटेस्ट अपडेट्स आहिनि उन्हनि जे मुताबिक़ 15 ॾींहं अञा उहे नज़रबंद रहंदा जेल में 5 MPO जे तहत। यकीनन इहे ॿुधाइनि थियूं शयूं कि पीटीआई लाइ मुश्किलात वधणियूं आहिनि, घटणियूं न आहिनि। ऐं गॾोगॾु ॻाल्हि कयूं पीपल्स पार्टी जी, त पीपल्स पार्टी हिस वक़्तु हिन महिल नौडेरो में पावर शो करण वारी आहे। शहीद राणी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जी 100वीं वरसी ते सुभाणे वॾो ख़िताब थींदो बिलावल भुट्टो ज़रदारी तरफ़ां, आसिफ़ अली ज़रदारी साहब जी तरफ़ां। ऐं जेके ख़बरूं आहिनि उहे इहे आहिनि कि पीपल्स पार्टी जो मंशूर बिलावल साहब क़ौम जे साम्हूं रखंदा। यकीनन बिलावल साहब वरी स्टेटमेंट्स ॾेई चुकिया आहिनि अॻु में ई मंशूर जे हवाले सां कि 17 वज़ारतूं बंदि कंदा, 1500 अरब जी सब्सिडियूं वापसि वठी करे पावर ऐं फर्टिलाइज़र सेक्टर खां मज़दूरनि खे ऐं किसाननि खे ॾींदा। हाणे ॾिसणो इहो आहे कि इहा स्टेटमेंट त हुई, छा इहो मंशूर जो बि हिसो ठहंदी या न। ऐं ॿियूं बि डेवलपमेंट्स आहिनि पीपल्स पार्टी जे हवाले सां। असांखे ख़बर आहे फैसल साले हयात वॾो लीडर हो पीपल्स पार्टी जो, हाणे हो मुस्लिम लीग नून में हलिया विया आहिनि। इहो बि ॾिसण जी ज़रूरत आहे कि छा वजह आहे कि पीपल्स पार्टी जा पुराणा लीडर्स, पुराणा रहनुमा हाणे पार्टी छॾे था वञनि। ऐं ॿी त अॼु मुलाक़ात पीपल्स पार्टी जो रहनुमा वज़ीर आज़म बि रहिया आहिनि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, हुननि जी मुलाक़ात थी आहे JUIFA जे वफ़द सां। इहा बि हिकिड़ी वॾी डेवलपमेंट आहे। त तमामु डेवलपमेंट्स खे अॼु जे प्रोग्राम में डिस्कस कंदासीं, पर शुरू कंदासीं प्रोग्राम पीटीआई सां। शोएब शाहीन साहब मूंसां गॾु हिन महिल मौजूद हैं कि तारुफ जा मोहताज न आहिनि, सीनियर लॉयर इन पीटीआई जा। शोएब साहब थैंक यू सो वेरी मच सर, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला, जज़ाकल्लाह खैर। पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, बल्ला बैलेट पेपर पर अब क्योंकि प्रिंटिंग का अमल तो जारी है, तो क्या इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन को ऑर्डर्स मिल चुके हैं पेशावर हाई कोर्ट से, उसके बाद बल्ला अब पीटीआई को वापस मिल गया है, बैलेट पेपर पर होगा, तमाम तर तैयारियों में बल्ले को इनकॉर्पोरेट किया जा रहा होगा इस वक्त? शुएब साहब जी बिल्कुल, हाई कोर्ट का फैसला है और उन्होंने इस पे बड़ा वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि उसी तरह पोजीशन में हम रेस्टोर हो गए जिस पोजीशन में हम इससे पहले थे, इस ऑर्डर के पास होने से पहले। और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि बिल्कुल लॉफुल ऑर्डर पास किया है हाई कोर्ट ने, और बड़ा डीपली सुनने के बाद और अप्रिसिएशन ऑफ लॉ और इंटरप्रेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ उन्होंने किया है। तो जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने एक सहूलत कारी की थी उन बोने सियासतदानों के लिए और अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट किया था, डिस्क्रिमिनेटरी एक्ट भी था, और एक सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को जो कि फेडरेशन की अलामत है पीटीआई को, उसको एक अपने सिंबल से महरूम करने की कोशिश की थी। अल्लाह का शुक्र है वो वापस मिल गया है, और मेरा ख्याल है कि अब ये इतना बड़ा इशू नहीं होगा, एटलीस्ट टू दिस एक्सटेंट कि वो बल्ले का निशान उनसे छीन लिया जाए। और ये पाकिस्तान की तारीख का पहला वाक़या है कि जब आपने एक दफ़ा कहा कि आपके जी इंटर पार्टी इलेक्शन दोबारा कराएं, वो जब दोबारा करा लिए गए और इन अकॉर्डेंस विद द डायरेक्शंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन, और फिर भी उनको कहना कि नहीं जी आपके इलेक्शन दुरुस्त नहीं है, और इंटर पार्टी इलेक्शंस अख्तियार ही नहीं है इलेक्शन कमीशन का कि वो उसमें कहे कि नहीं जनाब उसका अब आपको बल्ले का निशान ही नहीं मिलेगा।
इसलिए कि इंटर पार्टी इलेक्शंस कराना ये पार्टी की इंटरनल जिम्मेदारी है और उसका कॉन्सिक्वेंस मैक्सिमम भी जो दिया गया है आर्टिकल 208 या 209 में, उसमें भी उसका कॉन्सिक्वेंस ये नहीं है कि आपसे बल्ले का निशान ही छीन लिया जाए। तो ये जो कुछ भी किया गया है ये बदनीयती पे मबनी था, तासुब पे मबनी था और एक सुपर लाडले को वॉक ओवर देने की बात थी और सबसे मकबूल पार्टी को आउस्ट करना, उसके रास्ते में रुकावटें पैदा करना, उनके वोटर्स को महरूम करना, ये बहुत बड़ी एक साजिश थी और ये गैर आईनी इक़दाम था जो मैं समझता हूं कि अगली पाकिस्तान की समात तारीख में पहली पर क्या मर्तबा होगा? शुएब साहब, अगली समात कब होगी, उस पर क्या होगा? पहली को होगी, दूसरी को छुट्टियां खत्म होगी और आपकी नजर में कितनी और समातें लगेंगी फैसला आने में? एक ही समात में 2 रुकनी बेंच फैसला कर देगा या नहीं? देखिए 9 को डेट लगी हुई है और 9 मैं होपफुल हूँ कि जल्दी उसका फैसला आ जाएगा, इसलिए कि इसमें कुछ ज्यादा लंबी चौड़ी बहस की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात देखें, इलेक्शंस के ज़माने में इस तरह के फैसले करना और इस तरह इलेक्शन कमीशन का आउस्ट करना एक पॉलिटिकल पार्टी को, और जिसके खिलाफ ऑलरेडी तमाम DRO, RO, रिटर्निंग ऑफिसर्स और पुलिस भी लगी हुई है, और उनको जिस तरह नॉमिनेशन फॉर्म छीने गए और जिस अंदाज से हड़बोंग मचाया गया और जिस तरह उनको ब्लैकमेल किया गया, इंटिमिडेट किया गया, उनके कैंडिडेट्स को, उनके प्रपोजल और सेकेंडर्स को उठाया जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें शो करती हैं कि चूँकि हवाओं का रुख PTI के मुखालिफ हैं, मुख्तदर तबके और इस्टेब्लिशमेंट उनकी मुखालिफ है, और इस चक्कर में इलेक्शन कमीशन इस्तेमाल हो रहा है और पार्टी बना हुआ है और वो गैर जानबदार नहीं रहा। तो ये सारी चीज़ें पब्लिक भी देख रही है, कौम भी देख रही है, लोग भी देख रहे हैं और जुडिशरी भी देख रही है। मेरा नहीं ख्याल कि अब देखें, एक तरफ तो हमारे साथ ये हो रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इस्लाहात एक पार्टी थी, उसको चेंज करके बगैर किसी प्रोसेस के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस यानी वो बना दिया गया और वो परवेज खटक के हवाले कर दिया गया। बल्कि परसों का परवेज खटक का अगर आप स्टेटमेंट उठाएं तो उसने कहा जी मुझे तो बल्ले के निशान की पहले ऑफर हुई थी, ये हमारा तो अभी खत्म किया ना 3 दिन पहले, तो वो तो उससे पहले उनको ऑफरें कर रहे हैं। क्या इलेक्शन कमीशन ब्रोकर है जो जाकर लोगों को ऑफरें कर रहा है कि जनाब ये वाला आप निशान ले लो? तो बात यह है कि ये सारी उनकी बदनीयती को जाहिर करता है और ये जो कुछ वो कर रहे हैं ये मुल्क के ना रियासत के लिए बेहतर है, ना मुल्क के लिए बेहतर है, ना इदारों के लिए बेहतर है। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। शुएब साहब, डोंट यू थिंक सर, आपको ऐसा नहीं लगता कि जो इस वक्त PTI के खिलाफ हो रहा है वो PTI के लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है? कि शायद हर रोज़ ख़बरों में यही आता है कि अब ये बैन हो गया, अब इमरान खान चेयरमैन, अब गौहर खान चेयरमैन, अब फिर इमरान खान चेयरमैन, अब फिर गौहर खान चेयरमैन, और रोज़ कुछ ना कुछ डेवलपमेंट्स होती हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं PTI के लिए। आपको नहीं लगता सर ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है? इलेक्शन में आपको इसकी वजह से बहुत सिंपैथी वोट मिलेगा सर? देखें, एक बात इमरान खान साहब ने 1 साल पहले कह दी थी, उसने कहा था कि लंदन प्लान के मुताबिक ये इमरान खान को जेलों में डालेंगे और नवाज शरीफ और उनके लोगों को लाएंगे और उनके खिलाफ सारे मुकदमात से उनको बरी करेंगे, और उसके साथ साथ उन्होंने PTI को डिसमेंटल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये सब कुछ करने के बावजूद इंशाल्लाह हम ही जीतेंगे, ये इमरान खान ने आज से 1 साल पहले कह दिया था और आज वक्त साबित कर रहा है। देखें कौन सी हरकत है जो नहीं की पिछले 1.5 साल से। 25 मई से लोगों को उठाया, तशद्दुद किया, मारा, उनको जेलों में बंद किया। उसके बाद आपने देखा कि कातलाना हमला हुआ इमरान खान के ऊपर। उसके बाद आपने देखा किस तरह 9th वे का ड्रामा रचाया गया और किस तरह रियासी तशद्दुद के जरिए, रियासी दहशतगर्दी के जरिए इमरान खान को उठाया गया हाई कोर्ट के प्रेमिसेस से। फिर जो कुछ हुआ वो सब आपके सामने है। फिर पार्टी डिसमेंटल करने की कोशिश हुई, अगवा हुए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई, तशद्दुद हुआ, आज तक शुएब साहब इससे बढ़ के एक और चीज हुई ना सर, कि जिस शख्स ने अपनी 70 साल जिंदगी में कभी कोई मुश्किल नहीं देखी थी, आज वो कैद व बंद असीरी की जिंदगी गुजार रहा है। लेकिन पाकिस्तान की तारीख में जितने बड़े सियासतदान असीरी में जाते हैं वो पहले महीने के बाद अस्पताल जाना पसंद करते हैं। कुछ ना कुछ ब्लड प्रेशर, दिल का दौरा, कोई ना कोई वजह बन जाती है और वो हॉस्पिटल शिफ्ट हो जाते हैं। इमरान खान अभी तक हॉस्पिटल भी शिफ्ट नहीं हुए, इतनी मुश्किलात बर्दाश्त कर रहे हैं विदाउट एनी पेन। ये लोगों को हजम नहीं हो रहा सर। देखें अल्लाह उसकी ज़िंदगी रखे। देखें बात यह है कि उसने क्या मांगा था, इनसे कुछ भी नहीं मांगा। शदीद गर्मी की हालत में इन्होंने अगस्त में उसको उठाया था, वो ना AC था बल्कि पंखे भी नहीं थे, और जिस हालत में अटक जेल में रखा गया, फिर यहाँ लाया गया, बाथरूम पे कैमरे भी लग गए।
जी, कैमरे 5 फुट के फासले पे लगे हुए थे, वॉशरूम ओपन था, जो कुछ ये करते रहे सब आपके सामने ही है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो डटे हुए, बल्कि ये कहते थे कि हफ्ता भी नहीं गुजारेगा जनाब, उसको तो कोकीन की आदत है, फलां की आदत है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो जिस जज्बे और हिम्मत के साथ और डिटर्मिनेशन के साथ आज वहाँ बैठा हुआ है, बल्कि उसने खुद कहा है कि डील वो करते हैं कि जिन्होंने करप्शन का पैसा मुल्क से बाहर रखा होता है। मेरा मरना जीना इस मुल्क में है, मेरा इस मुल्क के साथ मोहब्बत का रिश्ता है और हकीकी आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। मुझे 1000 साल भी जेल में रखे, मैं बैठने को रहने को तैयार हूँ। लेकिन बात यह है कि आपने देखा साइफर वाला मुकदमा जो गुलामी की बदतरीन मिसाल कायम करते हुए बनाया गया, जिसको कहा गया कि जनाब सजाए मौत हो सकती है। जब सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई अव्वल तो ये केस ही नहीं बनता, और अगर बनता भी है तो कंटेंट्स ऑफ एफआईआर के मुताबिक ये 2 साल सजाए, ये तो काबिल जमानत है। आप 6 महीने या 5 महीने जिसमें उनको रखा गया, मुझे बताएं कि उसका जिम्मेदार कौन होगा? एक काबिल जमानत जज में आपने इतने महीने रख लिए उसको। तो ये सारी बदमाशी हो रही है और ये सारी सियासी अशराफिया जो इनका मुकाबला मैदान में नहीं कर सकते, वो सियासत में ड्राइंग रूम में बैठ के साजिशों के जरिए इदारों को साथ मिला के इनको आउट करना चाहते हैं, विच इज रॉन्ग। अवाम का फैसला है, अवाम को फैसला करने दें, जिसको चाहते हैं उसको इक़्तिदार मिले। सर आपकी लीगल टीम और चेयरमैन साहब जब आज प्रेस से गुफ्तगू कर रहे थे तो एक स्टेटमेंट और आई, उनका ये कहना था कि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन ठीक हुए हैं लेकिन जिसने करवाए हैं वो ठीक नहीं है। किसकी तरफ इशारा है ये? नहीं, वो जिसने कराए का मतलब उनका ये था कि इलेक्शन कमिश्नर जो है वो आपका ड्यूली नॉमिनेटेड नहीं था। लेकिन बात ये है कि ये सारी बातें मफरूजे पे मबनी हैं। क्वेश्चन ये है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन है, वो हो गया, अब अनअपोज्ड हो गया। धांधली तो तब हो गया जब कोई इलेक्शन हुआ हो, इलेक्शन हुआ ही नहीं, और फिर उनके एप्लीकेशन ले ली जो हमारे मेंबर ही नहीं है, जो हमारे जो यानी जो मेंबर ही नहीं है उसका हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शन से क्या एग्रीमेंट्स है? इलेक्शन कमीशन अपना जो ड्यूटी है वो तो कर नहीं रहे। उनकी ड्यूटी ये है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं, वो हमारे पीछे लगे हुए हैं आपका इंटर पार्टी इलेक्शन ठीक नहीं हुआ। जो कुछ हो रहा है आरओ कर रहे हैं, जो डीआरओ कर रहे हैं, जो पुलिस कर रही है, जिस तरह लोगों को नॉमिनेशन फॉर्म छीने जा रहे हैं, जिस तरह उठाया जा रहा है, जिस तरह प्रपोजल सिकंदर को उठाया जा रहा है, ये जिम्मेदारी है आइन के आर्टिकल 218(3) के तहत, 220 के तहत और प्रोविजंस ऑफ इलेक्शन एक्ट के तहत। ये अपनी तो जिम्मेदारी तो वो अदा नहीं कर रहे। जो जिम्मेदारी उनकी नहीं है इंटर पार्टी इलेक्शंस में, वहां वो घुस रहे हैं कि नहीं जी आपको सिंबल नहीं मिलेगा। भाई हमारे छोड़े सिंबल हमारे इंटर पार्टी इलेक्शंस को, आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं ताकि लोग फैसला कर सकें कि किसको हक के हुक्मरानी देना है। हमारा चेयरमैन कौन हो कौन ना हो ये तो सब्जेक्ट ही नहीं है आपका। आपका सब्जेक्ट ये है कि आप लोगों को ये चॉइस दें कि हक के हुक्मरानी किसको मिलनी है। उस तरफ तो इनकी तवज्जो ही नहीं है। उस तरफ वोट को इज्जत देने की बात कोई नहीं कर रहा सर। आजकल वोट की इज्जत जो है ना वो खतरे में है, लेकिन किसी को परवाह नहीं है। ये बताइए शुएब साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब को जमानत मिल गई सुप्रीम कोर्ट से, पर कहा जा रहा है कि अभी भी 15 दिन उनको जेल में नजरबंद रखा जाएगा। देखिए इससे बड़ी बदकिस्मती और बदनसीबी इस मुल्क की क्या हो गई, जिसको डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर बनाया हुआ है डीसी, वो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर उनको नजरबंदी के ऑर्डर कर रहा है 3 एमपीओ के कि अगर वो बाहर आएंगे तो अमन को नुकसान हो जाएगा, अमन को खतरा हो जाएगा। भाई इलेक्शन उसने लड़ना है मुल्तान में, अमन को खतरा उसको रावलपिंडी के डीसी को हो गया। वो बाहर निकलेगा, उस रोड से गुजरेगा, वो सीधा मुल्तान जाएगा, जाकर अपनी कंपेन करेगा, तो इनको रावलपिंडी में नुकसान, नक्शे अमन का खतरा हो गया। ये सिर्फ बेईमानी है, बदमाशी है, तासुब है, गलत फैसले हैं। और मुझे बताएं सुप्रीम कोर्ट के, हम जब हाई कोर्ट में गए थे कि जनाब ये डीआरओ ये हमारे रिटर्निंग अफसर ना बने, तो मुझे बताएं कि उसके पीछे वजन था। आज वक्त ने साबित किया कि ये जो कुछ है ये मुतासिब हैं, ये किसी के इशारों पे नाच रहे हैं, ये बांदी बन के खड़े हुए हैं माफिया को वॉक ओवर देने के लिए। सर आज साबिक गवर्नर पंजाब से मेरी गुफ्तगू हो रही थी रफीक रजवाना साहब से, और वो कहते हैं कि अगर इमरान खान लीडर ऑफ द अपोजिशन बन जाता तो ना तोशा खाना केस होता, ना साइफर केस होता, ना 190 मिलियन पाउंड का केस होता। आप अग्री करेंगे सर स्टेटमेंट से? मुझे बताएं, इसका मतलब है कि वो इस बात को एडमिट कर रहे हैं कि अगर उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक वो चुप करके बैठ जाते, वो पब्लिक में ना जाते, वो लोगों में ना जाते, तो ये सारे मुकदमात जो जाली बनाए गए हैं फिर ना बनाए जाते। इसका मतलब है कि उन्होंने तो हमारे मौक़िफ़ की तायीद कर दी है। इसका मतलब ये है कि ये सारे मुकदमात पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के हैं। इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ इनको प्रेशराइज करने के टैक्टिक्स के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि वो सियासी फैसले आइंदा इनसे पूछ के किए जाएं।
सर, आज लतीफ़ खोसला साहब की भी एक स्टेटमेंट चल रही है इस वक्त खबरों में कि पीटीआई 2/3 अक्सरियत से हुकूमत बनाएगी, जबकि सैफुल्लाह अपड़ो साहब की भी आज स्टेटमेंट चल रही है कि इलेक्शन नहीं सिलेक्शन की तारीख दी गई है। तो फिर सिलेक्शन में ये 2/3 अक्सरियत का कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है सर? देखें, वो साजिशें कर रहे हैं कि सिलेक्शन हो जाए, लेकिन इन साजिशों को अवाम ने नाकाम बनाना है, जैसे माजी में किया है या जैसे अभी किया है। पिछले 4 दिन पहले जो कुछ 5 दिनों में इन्होंने किया है या जो अभी कर रहे हैं, वो सारी कौम के सामने ही है। लेकिन इस सब कुछ के बावजूद सबसे ज्यादा कागजात जमा कराने में कामयाब हुई है तो वो पीटीआई हुई है, 2400 से जायद, और 100% तमाम स्क्रूटनी तो होने दे सर, क्या मालूम स्क्रूटनी में वो झाड़ू फेर दें। वो झाड़ू फेरेंगे तो अदालतें आजाद हैं, अदालतों में हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, कंप्रोमाइज जजेस के अलावा हम जाएंगे उनके पास, हम हक सच के लिए अपनी पूरी जद्दोजहद करेंगे। वो जो भी करेंगे इंशाल्लाह कब तक भागेंगे। और इन हालात में पाकिस्तान के इस मुतनाज़ा इलेक्शन को में जितना भी धांधली प्री पोल रिगिंग कर सकते हैं वो कर रहे हैं, लेकिन इनको मानेगा कौन? आपको याद है हमजा शहबाज की नीचे पंजाब में हुकूमत थी और शहबाज शरीफ की फेडरल में थी। पिछले साल तमाम सीटें तकरीबन हमने 20 में से 16 जीती और 1-2 तो वो उन्हें जबरदस्ती हराई, वो सारी की सारी हमने जीती। फिर इमरान खान ने इलेक्शन लड़ा, 8 में से 7 सीटें जीती। तो वो सारे के सारे ये इन मुख्तदर लोगों की मौजूदगी में जीती थी। और इंशाअल्लाह ताला ये जितना भी बेईमानी कर लें, इलेक्शन इंशाअल्लाह हम जीतेंगे। इलेक्शन आप जीतेंगे हुजूर। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, वोट को इज्जत दो। जब भी इलेक्शन शुएब साहब करीब आते थे तो हमेशा हम कैंपेन्स देखते थे मुख्तलिफ सियासी जमातों की, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, जो कि वोटर्स को कॉन्फिडेंस देते थे कि आप ज़रूर इलेक्शन दिन पे निकलिएगा, अपनी वोट की ताकत का इस्तेमाल कीजिएगा। सियासी जमातें वोट को इज्जत दो का नारा भी लगाती थी। पर आजकल बेचारा वोट बहुत अकेला सा पड़ा हुआ है सर। वो कह रहा है कि कोई मेरी इज्जत की बात कर ही नहीं रहा, कोई मुझे अहमियत दे ही नहीं रहा। इस वोट की इंपॉर्टेंस को किस तरह हम उजागर करें दोबारा से शुएब साहब, ताकि लोगों में एक वो रुझान आए कि हमने वोट देना है, बड़ी जिम्मेदारी है। क्योंकि इस वक्त खासतौर पे आपकी जमात का जो वोटर है कराची में और सिंध में, वो तो बड़ा परेशान है कि मैं किसको वोट दूंगा। इंशाल्लाह बल्ले का निशान मिल गया है, बल्ले को वोट देंगे, अवाम बाहर निकले। इमरान खान का पैगाम है, हमने कई दफ़ा दोहराया भी है, आप बाहर निकले अपने हुकूक के लिए, हकीकी आज़ादी के लिए। इमरान खान आपकी वजह से जेल में है, इमरान खान ने अपनी ड्यूटी कर दी है, अब कौम की जिम्मेदारी है कि वो अपनी ड्यूटी अदा करे और 8 को निकले, बल्ले के निशान पे मोहर लगाए और आखिर दम तक वहाँ रहे। और इंशाअल्लाह ताला जीत बिलाखिर अवाम और कौम की होगी। ये जो सो कार्ड अशराफिया या सो कार्ड जो लीडर कहा करते थे वोट को इज्जत दो, उन्होंने बूट को इज्जत दो का फैसला कर लिया। उनकी तो वो तो ये कहते हैं हमारी बात हो गई है, सारी गल हो गई है। जो ये कहते हैं कि हम तो जीतेंगे, सारी गल हो गई है, हमारी बात हो गई है, तो भाई अवाम और कौम तो आपको मानने को तैयार नहीं है। अवाम ने इनके फैसले को उलट देना है और उन्हें मुस्तरद कर देना है। और मैं होपफुल हूँ कि इंशाल्लाह पीटीआई जीतेगी, बड़े इनकलाब के साथ आएगी और वो शौरी इनकलाब होगा जिसके जरिए इंशाल्लाह मुल्क की बेहतरी शुरू होगी। इतना कॉन्फिडेंस इतनी मुश्किलात के बावजूद, थैंक यू सो वेरी मच शोएब शाहीन साहब फॉर गिविंग अस योर टाइम। हिकिड़ी ॻाल्हि त वाज़े आहे कि पीटीआई लाइ जेतिरी भी मुश्किलात वधनि थियूं, उन जा जेके लीडर्स आहिनि, ख़ासि तौर पर जो लीगल टीम आहे, हुननि खे लॻे थो कि हालात चेंज थी वेंदा ऐं हवा जो रुख मटिजी वेंदो। ॾिसूं, इहो वक़्तु ई ॿुधाईंदो छा थींदो ऐं वोट जी ताक़त फ़ैसिलो कंदी केरु पावर में ईंदो केरु न ईंदो। ब्रेक वठो, डिस्कशन जारी रहंदी। तव्हांखे वरी भली कार से प्रोग्राम जे पहिरें हिसे में असां पीटीआई खे डिस्कस कयोसीं। हाणे असां पीपल्स पार्टी ऐं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खे डिस्कस कंदासीं। यकीनन हे 3 वॾी जमातूं आहिनि हिननि जे इलेक्शन में, अचण वारी चूंडनि में, ऐं हिननि जो मौक़िफ़ ऐं नैरेटिव असांखे ख़बर आहे। पर अॼु जेका नून लीग जी डेवलपमेंट आहे उहा इहा आहे कि हमज़ा शहबाज शरीफ़ साहब चयो आहे कि जंहिं मुश्किल वक़्त में साथ ॾिनो नून लीग जो, हुननि खे नज़रअंदाज़ थो कयो वञे, इग्नोर थो कयो वञे। यकीनन इहा वॾी स्टेटमेंट आहे। पीपल्स पार्टी असांखे ख़बर आहे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब सुभाणे नौडेरो में मंशूर सभिनी जे साम्हूं रखंदा पाकिस्तान जे साम्हूं पीपल्स पार्टी जो, ऐं उहा बि वॾी डेवलपमेंट आहे। मां वेलकम कंदुमि प्रोग्राम में मुस्लिम लीग नून से हमें ज्वाइन किया है सलीम ज़िया साहब ने। सलीम साहब थैंक यू सो वेरी मच, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सीनियर रहनुमा नून लीग के काफ़ी वक्त से, बहुत बहुत शुक्रिया सलीम ज़िया साहब। और हमें पीपल्स पार्टी से ज्वाइन किया है जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच साहब ने। बलोच साहब जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। बलोच साहब आपसे शुरू करना चाहूँगा। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब नौडेरो में कल पीपल्स पार्टी के मंशूर का ऐलान करेंगे और बिलावल साहब पहले ही स्टेटमेंट दे चुके हैं कि वो 17 के करीब वफाकी वजारतें जो 18वीं तरमीम के बाद बंद होनी थी उन्हें बंद करेंगे।
1500 अरब रुपए की सब्सिडी फर्टिलाइजर पावर सेक्टर से लेकर मजदूरों को और किसानों को देंगे। अगेन ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। और एक और कमाल बात ये भी है सर कि दूसरी जमातों का मंशूर अभी आया नहीं, पहले पीपल्स पार्टी का आ रहा है, तो अगेन ये एक और अचीवमेंट है। आपकी क्या तवक्कुआत है सर पीपल्स पार्टी के मंशूर से? अब्दुल कादिर बलोच साहब। भाई पीपल्स पार्टी वाले हम, ये मेरी आवाज वापस आ रही है जी, मुझे ठीक कर राइट, एको प्लीज ठीक कीजिएगा जी सर, कंटिन्यू, यूर ऑन एयर। मैंने कहा पीपल्स पार्टी की क़यादत थ्रू आउट ये बात कहती रही है कि हम इलेक्शन के लिए मुकम्मल तैयार हैं, हमने तैयारी की है। पीपल्स पार्टी की क़यादत पिछले 10 साल से यहाँ पर मौजूद है और अल्हम्दुलिल्लाह हर एक चीज प्लान करके अवाम के सामने हम ले जाएंगे। जिस तरह भी मंशूर की बात की गई है, कल इंशाल्लाह उसकी भी अनाउंसमेंट होगी। और हमारे चेयरमैन साहब जो कुछ कह रहे हैं वो हवा में बात नहीं करते हैं, सही तौर पर प्लानिंग करके वो बातें कर रहे हैं। जो पैसों की बात कर रहे हैं कि सब्सिडी वगैरह फर्टिलाइजर के लिए देंगे, एग्रीकल्चर में एक बहुत बड़ा इनकलाब आ जाएगा और इसी तरह से ये जो महकमे बंद हो जाएंगे। बलोच साहब वो कह रहे हैं फर्टिलाइजर से सब्सिडी ले लेंगे, किसानों को देंगे डायरेक्टली। वही जो सब किसानों को जो मिल जाएगा, ये एक बड़ा इनकलाब आने वाला है एग्रीकल्चर सेक्टर में, क्योंकि इससे पहले जो भी चीजें मिलती रही वो जमींदारों को मिलते रहे और जमींदारों में इवन जो लोन्स मिलते रहे थे एग्रीकल्चर के, वो उन्होंने अपने अयाशियों पे खर्च करते थे, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदने के ऊपर, क्रूजिंग और वीगोज वगैरह के ऊपर। अभी इंशाल्लाह ये जो पैसा जो मिलेगा तो किसान इसको इस्तेमाल करेगा अपने इनपुट्स के लिए, ताकि पर एकड़ यील्ड को बढ़ाए और वैरायटी लाए क्रॉप में और कैश की जो ना और ज्यादा उसको उसके पास इनकम आ जाएगी। राइट बलोच साहब। सलीम जिया साहब, आज हमजा शहबाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट इस वक्त ज़ेर गुफ्तगू बड़ी आ रही है। वो कहते हैं कि जिन्होंने मुश्किल वक्त में नून लीग का साथ दिया उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है और ये नून लीग के अंदर झगड़ों की खबरें दानियाल अजीज़ के, एहसन इकबाल के साथ, मरियम नवाज साहिबा का तहमीना दौलताना के साथ, अब ये मसला सामने आ रहा है। हाउ डू यू सी इट सर? को पावर स्ट्रगल है क्या सलीम साहब? सर पहले तो जतोई साहब आपसे गिला ये है कि आपने मेरे बड़े भाई, जिनको मैं बहुत एहतराम से, बहुत एहतराम है, बड़े जनरल साहब बड़ी मेहरबानी आपकी साहब, हमारे बहुत ही मोहतरम रहे हैं। हमारे भी सर, हमारे पूरे पाकिस्तान के लिए सर। मुझे पता होता है कि ये आ रहे तो मैं तो माजरत ही कर लेता, बहरहाल इनके साथ बड़ा अच्छा वक्त गुजरा हुआ है 15-20 साल का। सर जिसके साथ इतना वक्त गुजरा है उसके साथ माजरत क्यों कर लेता सर? ये बात समझाए मुझे। नहीं, उनके साथ तो बड़ा अच्छा वक्त गुजरा। मैं सर किसी को झगड़वाता नहीं हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि बहुत अच्छे खुशगवार माहौल में गुफ्तगू हो। मैं तो बिल्कुल तू मैं से गुरेज करता हूँ। खुशगवार माहौल में बातचीत हो जाएगी ऑफ कोर्स। हाँ बेफिक्र। इनके साथ हमारी जरूरत ही नहीं भाई। तो इत्तेहाद क्यों नहीं करते इनके साथ सर? फिर इत्तेहाद क्यों नहीं करते? सलीम जिया साहब इत्तेहाद भी तो करें ना, इतना मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। ये हमारे बड़े भाइयों की तरह है, बड़ा अच्छा वक्त गुजरा हुआ है। अच्छा सर, जो आपने सवाल किया है ना, जी सर, उसमें वो ठीक है, कुछ ना कुछ देखें, एक जमहूरी पार्टी है ना, तो जमहूरी पार्टी में ये चीजें सारी निकलती रहती हैं, कहीं ना कहीं इख्तलाफात, कहीं इख्तलाफ राय चलता रहता है। तो उन्होंने हो सकता है किसी एक आध जगह कहीं ना हुआ हो तो उन्होंने उस हवाले से बयान दिया है, वरना शायद ये मुस्लिम लीग नून वाहिद पार्टी है जिसने तमाम जितने भी सूबाई मेंबर थे, सूबाई असेंबली के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था या कौमी असेंबली की सीट के लिए अप्लाई किया था, फर्दन सबको लाहौर में बुलाया गया और मेरे ख्याल को 15 इजलास ऐसे हो चुके हैं। हर डिवीजन के अलग अलग इजलास हुए हैं, सिंध का अलग हुआ है और हर इलाके का अलग अलग हुआ है, सबको बात सुनी गई है। अब उसमें ज़ाहिर एक आध जगह कहीं ना कहीं स्लिप हो जाता है कोई, मजमूई तौर पर मैं समझता हूँ जमहूरियत का हुस्न, इंसाफ और मबनी पर। बिल्कुल ठीक सलीम साहब। जनरल साहब, एक और सवाल जो आज उठाया जा रहा है वो ये उठाया जा रहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने कराची से कोई कागजात जमा नहीं कराया, लियारी जो उनका खानदानी हल्का था वहां से भी कागजात जमा नहीं कराए, जबकि शहबाज शरीफ साहब ने NA 242 कराची में कागजात जमा करा दिए हैं। कराची को कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी ने ग्राउंड खुला छोड़ दिया। सर ऐसी कोई बात नहीं है कि मैदान हम लोगों ने खुला छोड़ा हुआ है। बिलावल साहब ने अगर कराची से इलेक्शन नहीं कॉन्टेस्ट करना है तो और जगह जहाँ को ज्यादा मुनासिब समझता है और कम लेवल के लीडर्स
वो यहाँ से फील्ड कर रहे हैं, ये तासुर देने के लिए कि इंशाल्लाह यहाँ पर जिस किसी को पीपल्स पार्टी खड़ी करेगी लिहारी से वो इंशाल्लाह इलेक्ट हो जाएगा। उसकी अपनी जरूरत नहीं है कि वो यहाँ पर खड़ा हो जाए। राइट। एंड सलीम जिया साहब, ये मजा नहीं आ रहा है, मेरी आवाज पूरी वापस मुझे आ रही है। प्लीज टेक्निकल सर, मैं ग्लिच दूर करा रहा हूं, मुझे 1 मिनट दीजिएगा प्लीज। टीम ये ग्लिच दूर कीजिएगा, उनको आवाज वापस ना जाए। सलीम जिया साहब, शहबाज शरीफ साहब ने NA 242 कराची में कागजात जमा कराए हैं। इज ही बीइंग टू ऑप्टिमिस्टिक, एम्बिशियस सर? कराची में बड़ा मुश्किल है। नहीं, पिछली दफा भी इलेक्शन लड़ा था, हारे थे सर। जिस तरह के इलेक्शन हुए थे वो तो आपको पता है, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस दफा वो सीट निकालेंगे वहां से। उम्मीद सर, अब सवाल ये होता है ना, ये उम्मीद कैसे पैदा हो गई सलीम साहब? नहीं, वो पहले भी बड़े अच्छे वोट लिए थे, कम वोटों से रह गए थे, और जिस तरह का इलेक्शन हुआ था वो तो अब सारी दुनिया जानती है, तो उसमें बहस करना भी बेकार है। इस दफा वैसा इलेक्शन नहीं होगा? हाउ आर यू श्योर सर? आपको क्या गारंटी है कि इस दफा वैसा इलेक्शन नहीं होगा? वो हालात तो ऐसे नहीं है ना, वो तो पहले हालात बिल्कुल ही मुख्तलिफ थे। हवाओं का रुख आपकी तरफ है, ये कहना चाह रहे हैं सर? एहसन इकबाल भी कहते हैं खुला चल रहा था पहले, तो अब वो हालात नहीं है, अभी तो काफी बेहतर है। और जो सर पीपल्स पार्टी यही कहती है ना कि आपके लिए हालात साजगार बना दिए गए हैं, नवाज शरीफ साहब लाडले हैं सर। क्या नवाज शरीफ साहब लाडले हैं सर? कहाँ हालात साजगार है हमारे लिए? हमारे भी उसी तरह है, बहुत सारे लोग अभी जो उन पे केसेस बने हुए हैं और सच्चे झूठे केसेस बनाए हुए हैं सब पर सलीम साहब, आम तासुर तो यही है कि केसेस PTI पे बन रहे हैं, नून लीग पे तो केसेस खत्म हो रहे हैं। सर PTI पे बन रहे हैं तो वो तो जो काम उन्होंने किया वो तो भारत ने, इंडिया नहीं कर सका, तो उनपे तो बनेंगे केसेस। 9 मई का किस्सा है, वो तो ऐसा है कि वो तो पाकिस्तान के दुश्मन भी नहीं कर सके जो उन्होंने करके दिखाया, तो उसमें कुछ लोग जाहिर है हजारों की तादाद में तो नहीं है, चंद 100-200 लोग हैं जिन पर केसेस बनाए गए हैं और जो उसमें मुलव्वस थे, और उनको मैं समझता हूँ कि कुछ तो मिलिट्री कोर्ट्स ने उनके केसेस टेकअप किए हुए हैं और कुछ केसेस दूसरी हाई कोर्ट्स में चल रहे हैं, तो उनके खिलाफ जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। वो तो कोई भी मुहब्बे वतन पाकिस्तानी जो है वो नहीं चाहेगा कि उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने वहाँ पर हमले किए आर्मी इंस्टीट्यूशंस पर और GHQ पर और दूसरी जगहों पर, तो जाहिर उनके साथ तो कार्रवाई होनी चाहिए। जनरल साहब, मैं सोचने पे मजबूर होता हूँ कि जब PTI के हमले का जिक्र होता है स्पेशली नून लीग की तरफ से, लेकिन वो भूल जाते हैं सर कि नून लीग के कायद भी तैयारा साजिश में इन्वॉल्व पाए गए थे, लेकिन उनको माफ़ कर दिया गया। वो चौथी बार वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं। आप सब थोड़ी रोशनी डालेंगे इसके ऊपर जनरल साहब? देखिए जी, मैं इंसान जब कोई राय पूछा जाए एक मैच्योर आदमी से तो उसको सच बोलना चाहिए। ये तैयारा केस वाली कहानी ऐसे फ्रॉड थी, कोई ऐसी बात नहीं थी। वो बिल्कुल मैं उसका गवाह हूँ, उस वक्त मैं सर्विस में था और कराची में मैं लोकेटेड था। उसको मेरे ख्याल में छोड़ दें, उसके ऊपर मजीद बात न करें तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन 9 मई वाली कहानी इस किस्म की है कि उसका कोई तरदीद नहीं कर सकता है। उन्होंने लिमिट सारे क्रॉस कर लिए थे PTI के वर्कर्स ने, उनकी लीडर्स की क़यादत में। अगर इस किस्म की चीजों को कंडोन किया जाए और नोटिस न लिया जाए और कानूनी कार्रवाई न की जाए तो फिर तो ये जंगल का कानून बन जाता है, एक जंगल बन जाता है। एक तहजीब याफ्ता मुल्क, एक न्यूक्लियर स्टेट आप इसको नहीं कह सकेंगे। और सर लाडला का नैरेटिव, जनरल साहब आप अग्री करते हैं लाडला का नैरेटिव दुरुस्त है? पीपल्स पार्टी तो बहुत बात करती है लाडला लाडला, नवाज शरीफ साहब लाडले हैं। देखिए, मैं तो लाडला वाली जहां तक बात, मेरे ख्याल में बेहतर यह है कि मेरा ये जो तजुर्बा इस बात की इजाजत नहीं देता है कि मैं इन बातों में अपने आप को इन्वॉल्व कर लूं और ऐसे अल्फाज कह दूं। लेकिन बहरहाल हमारे पार्टी वाले कहते हैं तो उनके पास सबूत होगा, और सबूत में कुछ इस किस्म की हरकतें हुई, इसमें कोई शक नहीं है। काफी एडवांटेजेस उनको मिले और आपको पता है जब वापस आए केसेस काफी उनके विड्रॉ हो गए और सब कुछ तकरीबन खत्म हो गया। तो इस बात के ऊपर अगर कोई इस कंक्लूजन पे पहुंचता है तो मेरे ख्याल में कोई गलत नहीं है। राइट सर। सलीम जिया साहब, आपके इत्तेहादी हैं जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान साहब, आज उनकी पार्टी के वफ्द ने यूसुफ रजा गिलानी साहब से मुलाकात की है जो कि आपके मुखालिफ हैं। तो अगर आपका इत्तेहादी आपके मुखालिफत में जो खड़ी है पार्टी उससे इत्तेहाद कर ले तो आपको कोई एतराज नहीं होगा सर? अरे उसमें जो से बात यह है कि इलेक्शन से पहले तमाम सियासी पार्टी एक दूसरे से राब्ता करती रहती है, जोड़ तोड़।
और जोड़ तोड़ या मुलाकातें या बातचीत या सीट एडजस्टमेंट पर कोई बात हो रही होती है, कोई आगे की बात या इलेक्शन के बाद की बात हो रही होती है, बहुत सारे मामला चल रहे होते हैं, तो उसमें मेरे ख्याल कोई ऐसे कोई अजीब बात नहीं है अगर उनकी मुलाकात हुई है। जनरल साहब, यू वुड एग्री एज वेल? ऐसा ही है? बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ। सियासी जमायतें आपस में मिलती हैं और आखिरी बात उस वक्त आ जाती है जब इलेक्शन के लिए जब कैंपेन शुरू हो जाता है। अभी कैंपेन में काफी टाइम है और ऐसी कोई बात नहीं है। मौलाना साहब हमारे करीब आ सकते हैं, उनके करीब जाना चाहेंगे। जनरल साहब, व्हाई डू यू से कैंपेन में काफी टाइम है सर? अब तो 40-45 दिन बचे। उनका बड़ा जबरदस्त रोल रहा है और उसके साथ हम लोगों ने मुकम्मल ताउन किया था पीडीएम के साथ, वो कि हमारी पार्टी ने छोड़ दिया था। तो अगर हमारे साथ आएंगे और कोई अगर मुश्तरका कोई चीज ऐसी नजर आए जहाँ पर हम मुश्तरका लायामल अपना पेश करें तो मेरे ख्याल में अच्छी पेशरफ्त होगी। जनरल साहब, आप ये क्यों कह रहे हैं कि अभी कैंपेन में काफी टाइम है? इलेक्शन में तो अब 40-45 दिन बचे सर। देखिए जी, जब तक सिंबल अलर्ट नहीं होते उस वक्त तक क्या करेंगे लोग? जनरल कैंपेनिंग करेंगे, स्पेसिफिक कैंपेनिंग तो नहीं होगी। ठीक सर। सलीम जिया साहब, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। दोनों मेरे मेहमानों से मैं यही सवाल पूछूंगा, आपकी तवक्को क्या है सर? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस करा पाएगा या नहीं? सलीम जिया साहब। सर मैं सर उनके पास कोई चॉइस कोई नहीं है, लेकिन काबिलियत है कि नहीं सर? सवाल तो ये है इसके कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराएं, क्योंकि लोग जो है उनको बहुत ज्यादा तवक्को कर रहे हैं और काफी नुकसान पहले ही हो चुका है। मैं समझता हूँ कि इसलिए बेहतर है कि वो अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि अच्छे इलेक्शन हो जाएंगे। बलोच साहब, आप इस सवाल का क्या जवाब देंगे, स्पेशली बलूचिस्तान के हालात को मद्देनजर रखते हुए? सर जी, हमें जहाँ हमारी पार्टी का ताल्लुक है, हमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर मुकम्मल एतमाद है। हमारी क़यादत ये बात कह चुकी है, अगर फेयर और फ्री और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं किए गए तो ये मुल्क की बड़ी बदकिस्मती होगी, मुल्क दुश्मनी होगी। और हर सूरत में लाजम बनता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इलेक्शंस को फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट करे और लोग इसको बिलीव भी कर ले कि वाकई इस किस्म के इलेक्शन हो चुके हैं, कंट्रोवर्सी ना आ जाए, क्रिटिसिज्म इसके ऊपर ना आ जाए। आमीन। तो बड़ी मेहनत करने की जरूरत है, हमें मुकम्मल एतमाद है कि वो कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच साहब, सलीम जिया साहब, आपके कीमती वक्त के लिए। प्रोग्राम में हिते थियो वक्त ब्रेक था वठूं, ब्रेक खां पोइ अची करे डिस्कस कंदासीं इकोनॉमी के, मईशत के, जो अगरि अॼु पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज वरी 2500 पॉइंट क्रैश करे वई आहे, हलाए अञा घणो क्रैश कंदी। ब्रेक वठूं। अॼु खां 2 ॾींहं अॻु वर्ल्ड बैंक हिकिड़ी रिपोर्ट जारी कई जंहिंमें चयो वियो कि पाकिस्तान लाइ अचण वारे वक़्त में मुश्किलात हूंदियूं, ख़ासि तौर ते जीअं इलेक्शन्स थींदा। अॼु बि असां ॾिसूं था पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पुठिएं हफ़्ते वांगुरु क्रैश थींदी नज़र थी अचे। 60,000 खां बि हेठि अची चुकी आहे। 2500 पॉइंट्स अॼु जे ॾींहं में किरी पिया आहिनि। यकीनन अरबई रुपया निकिरी चुकिया आहिनि, मिलियंस ऑफ डॉलर जेके प्रॉफिट टेकिंग में हलिया विया आहिनि। ऐं खोड़ माण्हू इहे था चवनि जेको आर्टिफिशियल बबल हुयो उहो फाटी पियो आहे। यकीनन हाणे सोचण जी ज़रूरत आहे कि अञा घणा अहिड़ा बबल्स आहिनि आर्टिफिशियल जेके फाटणा आहिनि। इकोनॉमी किथे वञी बीहंदी, स्टॉक मार्केट किथे वञी बीहंदी। मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि कि तारुफ़ जा मोहताज न आहिनि, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट जा मेंबर भी आहिनि, माहिर मुआशात भी आहिनि। ज़फ़र मोतीवा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ज़फ़र साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। ज़फ़र साहब, आपने मुझे पिछले इंटरव्यू में कहा था मार्केट 62,000 पे आपको स्टेबल होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन अब मार्केट में जो हम देख रहे हैं रुझान 2,500 पॉइंट्स गिरना, वर्ल्ड बैंक की वार्निंग हमारे सर पे पहले ही मौजूद है कि हालात ख़राब होने हैं। लेकिन सर स्टॉक मार्केट के जो मेंबर और ब्रोकर है ना, वो हमेशा सब अच्छा है का राग आलापते हैं। जफर भाई, आई होप आप ऐसा नहीं करेंगे। देखिए, राग आलापना इसलिए जरूरी होता है कि हर वक्त हमें बैड न्यूज आ रही हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स से हो, चाहे इकोनॉमी से हो, चाहे पॉलिटिक्स हो। तो हम देख रहे थे कि भाई ये जो मार्केट है हमारी, ये तो 2 और 3, 2.5 और 3 के पी मल्टीपल पर है। तो लोगों को समझाया कि भाई ये प्रॉफिट इतना ज्यादा है कंपनियों का। ठीक है, अगर सूद के हिसाब से हम पीछे रह गए थे, इतना महंगा सूद हो गया था, तो इसमें इन्वेस्टमेंट करें। अब हम सूद को बीट कर सकते हैं। इस तरह से लोगों की बात समझ आई और स्पेशली पंजाब को बड़ी समझ आई, तो वो उन्होंने मार्केट का बूस्टर लगा दिया।
अब जा जाकर इतनी मार्केट जो बढ़ी है वो भी अभी भी 4.5 4.25 के पीई मल्टीपल पर है। लेकिन जब हमारी मार्केट का स्विंग पेंडुलम एक साइड होता है, जो 13 दिसंबर को आपने विटनेस किया है 67,000 पॉइंट्स, जो मैं आपको, जैसे आपने कहा कि मैं 62 63 से ऊपर नहीं देख रहा था ईयर एंड पर, तो वो अब स्विंग पेंडुलम दूसरी साइड भी ओवर एक्सेस हो जाता है। हमारा पाकिस्तान की आदत है, और स्पेशल पंजाब की तो ये आदत है कि बाइंग में भी बहुत जज्बाती होते हैं और सेलिंग में डबल जज्बाती। आपने पंजाब का जिक्र 2 बार कर दिया जफर भाई, क्यों? यू थिंक पंजाब के जो इन्वेस्टर हैं वो रिस्पॉन्सिबल है? अब वेरिएबल्स बहुत है। देखिए, पंजाब का पैनिक सेलिंग, दूसरा क्लोजिंग है बैंकों की, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की, तीसरा फॉरेन फंड मैनेजर्स जो है वो छुट्टियों पर चले जाते हैं, चौथा जो सबसे बड़ा है वो ये कि रोल ओवर 42 अरब रुपए का रोल ओवर है, जो लिवरेज शेयर है जिसके ऊपर 30% इंटरेस्ट लग रहा है, वो लोगों के सर पर एक घंटी बजा रहा है कि हाई इंटरेस्ट रेट है, इसको बेचो। तो वो उसने पैनिक सेलिंग क्रिएट की है। और अब आप खुद ही एक चैनल पर हो जो इंटीरियर सिंध के भी हालात बता रहा है, जो बलूचिस्तान के भी हालात बता रहा है, जो पूरे पाकिस्तान के हालात बता रहा है। पॉलिटिकल न्यूज़ अब अच्छी नहीं आएंगी। अगर पॉलिटिकल न्यूज अच्छी आनी शुरू हुई जनवरी के फर्स्ट वीक में कि एवरीथिंग इज हंकी डोरी, कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है और इकोनॉमी ऑन ट्रैक है, भले आपको वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट हमेशा डराती है, डराने का इनका पुराना वो है, लेकिन अगर ये आए तो फिर मार्केट का पेंडुलम दूसरी तरफ स्विंग हो जाएगा। अच्छा, ये तो बताइए जफर भाई, पीटीआई के हक में फैसला आता है तो मैं देख रहा हूँ थोड़ा नेगेटिव ट्रेंड ज्यादा हो जाता है, नवाज शरीफ साहब के हक में कोई डिसीजन आती है, खबर आती है, थोड़ा पॉजिटिव ट्रेंड ज्यादा हो जाता है, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह है कि जब असद उमर ने अपना चोपड़े खोले, जैसे हम मेमरी में बोलते हैं, आप भी सिंधी में बोलते हो गए, तो उसको उसी टाइम पता हो जाना चाहिए था कि मुल्क बैंकरप्ट है। तो वो इतनी बेवकूफियां जो करते हैं, और हमारे कई बिजनेस सर्कल में बोलते हैं कि करप्ट हुकूमत हमको बर्दाश्त है, इनकम्पिटेंट हुकूमत बर्दाश्त नहीं है। फिर उन्होंने IMF से ताल्लुकात खराब किए, फिर शौकत तरीन का तो बाकायदा टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन पकड़ी गई है कि भाई IMF से डील खराब कर दो। जब आप 25 करोड़ अवाम जो बैंक्रप्सी के करीब थे, आज मैं अपने ड्राइवर को बोल रहा था कि यार पेट्रोल अभी नहीं डलवाना, बहुत लाइन होती है। उसने कहा साहब वो नहीं है वो जो पहले हो रहा था 2 4 6 महीने पहले, कि ये पता नहीं था कि दूसरे दिन पेट्रोल मिलेगा, डीजल मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी आएगी। तो ये बैंक्रप्सी को करवा देते 25 करोड़ अवाम की। तो हमें PTI की एडवेंचरिज्म से डर लगता है, और वो डर इन्वेस्टर के दिमाग में पड़ा हुआ है। दूसरी तरफ जो है IMF ने यही काम किया है कि हर एक से ये लिखवा लिया है कि अगर कोई भी हुकूमत आए तो इट शुड बी बिजनेस एज यूजुअल, और जो प्लानिंग पॉलिसीज है ना वो उस पर चलेंगे, तो उससे हमें एक सुकून का सांस मिलता है। तो आपकी बात सही है कि इन्वेस्टर वेरी हो गया है कि भाई कहीं खुदा ना खास्ता फिर IMF से कोई झगड़ा ना ले ले, या डार साहब से भी हमें कभी डर लगता है जब वो सुल्तान रईफ बन जाते हैं। सिंध में तो उसकी 3 फिल्में मशहूर नहीं थी, लेकिन पंजाब में तो सबसे बड़ा हाईएस्ट पेड एक्टर था एक टाइम। तो जफर साहब, क्या मैं ये कह सकता हूँ आपकी ये तजिया सुनने के बाद कि जो नई हुकूमत आएगी उसके पास ज्यादा फैसले करने का रूम और स्पेस नहीं होगा, जो सिस्टम चलता आ रहा है उसी को चलाना है, जो एग्रीमेंट हुआ है वही फॉलो करने हैं, और नया जो प्रोग्राम होगा कहते हैं उसकी शराइत और सख्त होंगी। आने वाला वक्त जफर साहब कैसा होगा? 100%। अभी एक हमारा स्टॉक एक्सचेंज के ब्रोकर्स का और वो एक ग्रुप है, तो किसी ने लिखा कि भाई फ्यूचर लुक्स ब्राइट और 2024 और 2025, तो मैंने खाली उस पर LOL लिख दिया है। मैंने उस पर ज्यादा मैं अब डिबेट भी नहीं करना चाह रहा। अभी तो आपको कहानियां, वो नहीं कहते कि फिल्म अभी बाकी है दोस्त, तो अभी तो फिल्म आपकी बाकी है दोस्त शुरू होगी जनवरी में। फिल्म शुरू होगी जनवरी में। बहुत बहुत शुक्रिया जफर मोती साहब, आपने अपना कीमती वक्त आवाज़ TV और स्ट्रेट फॉरवर्ड के लिए निकाला। यकीनन अज जितनी भी सियासी जमातूं आहिनि, जितनी भी पॉलिटिकल मूवमेंट है, पॉलिटिकल पार्टीज़ या लीडर्स, इन सभिनीनि जो हिकिड़ो ई परेशान कुन पॉइंट आहे, मुल्क जो मुआशी मुस्तक़बिल, गुरबत जो ख़ात्मो, बेरोज़गारी कीअं ख़त्म कंदासीं, इन्वेस्टमेंट्स कीअं प्रमोट कंदासीं, कीअं पंहिंजे मुल्क जो मुस्तक़बिल मुआशी तौर ते रोशन कयूं। जेसिताईं मईशत पेरनि ते कोन बीहंदी, न सियासत बीहंदी, न ॿी का शइ पेरनि ते बीहंदी। प्रोग्राम जो वक़्तु तमामु थो थिए, मूंखे इजाज़त ॾियो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।